हेलो। हाँ जी बताओ, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, चलो तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कल यही खत्म किया था ना हमने, ग्रीन रेवोल्यूशन का ही थोड़ा सा बता रहा था मैं आपको। राइट, ये खत्म करा था हमने, यहीं यहीं तक आ पाए थे और फिर क्लास खत्म की थी। ठीक है, आज इसके आगे का पढ़ते हैं। ओके, तो आप लोग भी सेटल हो जाओ, आ जाओ सीट पर बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम क्लास। कौन कौन आ गया है? ठीक है, चलो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने आपको बता दिया था अलग अलग फेजेस, जैसे फेजेस वाइज हमने सीड को जो दिए था, अलग अलग लोगों को दिए थे अलग अलग फेजेस में। ठीक है, फेज वन में हमने फोकस करा था वीट और राइस पे सबसे ज्यादा। ठीक है, और जिसमें कि जो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अब ये देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी रीजन क्या था, वेरी रिच फार्मर्स और बहुत ज्यादा ज्यादा जगह थी उनके पास, तो पंजाब हरियाणा और ये वाले रीजन में हम फोकस कर रहे थे। ठीक है, फेज टू में फिर ये अपने फेज टू में एमपी टाइप के जो स्टेट थे वहां पर आए हम मिड 1970s टू 80s में। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड वर स्प्रेड टू लार्जर नंबर ऑफ स्टेट, यहाँ पर एमपी भी आ जाएगा। और फोकस फिर यही रहा वीट और राइस में, क्योंकि भाई सबसे पहले आप कोर्स ग्रेन पर ही फोकस करते हो। शुरुआत कहाँ से करी? कोर्स ग्रेन से, वीट राइस ये वाली चीजों से इनका प्रोडक्शन बढ़ाओ। और ये धीरे धीरे कहानी स्टार्ट हुई, अब पल्सेस पे आ गए हम, ऑयल सीड्स पे आ गए हम। पल्सेस ऑयल सीड्स पे भी हमारा काम नहीं चलेगा, अभी उनका प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बहुत लो है। बट उसके बाद और किस पे आ गए हम? उसके बाद आ गए हम वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, जो ये क्या है, जो डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, हाई वैल्यू, हाई वैल्यू क्रॉप्स बोल दो आप इनको, जो वेजिटेबल सीड्स और ये इस टाइप की चीजें हो गई जो। तो ये गाड़ी स्टार्ट हुई थी वही कोर्स ग्रेन्स थे इन सबसे, और फिर हम स्पेसिफिकली ये हाई वैल्यू क्रॉप्स तक आ गए हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहा है। तो हॉर्टिकल्चर में भी यही पढ़ना है, देखना है थोड़ा सा हमको कि क्या है इसकी स्थिति, हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं। और ऑयल सीड्स में भी यही करा कि भाई ऑयल सीड्स के भी गवर्नमेंट जो नेशनल ऑयल सीड मिशन चला रही है, वहां पर वही सपोर्ट करने के लिए अलग अलग सब्सिडीज और अलग अलग बेनिफिट्स। अब तीसरा इनपुट क्या था? वाटर। पहला हमने क्या देख लिया? लैंड, लैंड से रिलेटेड दिक्कत देख ली। ठीक है, सेकंड हमने देख लिया सीड उसके इश्यूज और क्या स्कोप है। अब थर्ड आ जाओ, वाटर। ठीक, अब आप ये देखो, द सप्लाई ऑफ वाटर एट क्रॉप्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन मतलब पानी की सप्लाई, सीधी सी बात है, आप बार बार दे रहे हो ये टाइप। हाँ, अब चैलेंजेस क्या है इसमें? वाटर इज अ स्ट्रेस्ड, एमपी इज इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। इवन एमपी में भी ज्यादा पानी की उपलब्धता हर जगह है नहीं। ठीक है, तो मोर देन 50% ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। ओके, तो अभी भी जैसे एमपी का जो इरिगेटेड एरिया है, नेट शोन एरिया का 50% ही है, नेट शोर एरिया का 50% ही इरिगेटेड एरिया है, नेट इरिगेटेड एरिया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो बाकी का 50% है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेनफॉल पे। 50% ही इरिगेशन पे डिपेंडेंट है ना। तो ये देखो, ये वाली बात सच हो गई कि नहीं? मोर देन 50% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, अप्रोक्स 50%, 50 के आसपास परसेंट। ठीक है, ओनली 4 मंथ्स ऑफ मॉनसून। ठीक है, तो लेस रेनफॉल 2014-15 में। अगर ये देखो, ये जो टाइम था, इस वाले टाइम पर ही रघुराम राजन जी भी थे, वही इन्फ्लेशन की जो दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, तो सब चढ़ बैठ रहे थे उनसे, भाई प्याज नहीं हो रही, प्याज नहीं हो रही, प्याज के रेट बढ़ गए। अब रघुराम राजन कहाँ से कम कर देंगे प्याज के रेट? ठीक है, अनाज अगर बढ़ रहा है तो ड्रॉट पड़ेगा तो कोई क्या कर लेगा? आरबीआई गवर्नर वो क्या, कोई भी क्या कर लेगा? क्योंकि यहाँ से तो सिस्टमिक इश्यू यही आ रहा है ना, यहाँ से सप्लाई कम हो गई है, तो इन्फ्लेशन तो ऑब्वियसली बात है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बढ़ेगा इससे। अब सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को आप सप्लाई बढ़ा के ही कंट्रोल कर सकते हो ना सबसे अच्छे से। उसके अलावा तो सेकेंडरी मेजर्स होंगे, यहाँ पर मनी सप्लाई से ज्यादा लेना देना होगा नहीं उसका। ठीक है, अब देखो, इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ क्रॉप आउटपुट टू द इरिगेशन वाटर अप्लाइड। तो एक ये भी था कि मतलब अगर आपको ये समझना है कि हम कितना पानी यूज कर रहे हैं फसल में, तो उससे आप उसके लिए आपको वाटर इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी देखो। ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस इंडियन फार्मर्स यूज 3000 to 5000 लीटर्स ऑफ वाटर, और चाइनीज फार्मर 350 लीटर में 1 किलो राइस उगा ले रहा है।
तो आप ये देखो वाटर स्ट्रेस है, पैसे पानी की कमी है, और हम अगर अपना गेहूं बाहर भेज रहे हैं, राइस बाहर भेज रहे हैं, तो इनडायरेक्टली पानी बाहर जा रहा है हमारा, वाटर का भी एक्सपोर्ट हो रहा है इतनी बुरी स्थिति के बाद भी। तो ये भी एक इशू है हमारा कि जो इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम है। ठीक है, मतलब जो काम वो 350 लीटर में कर पा रहे हैं, हम 4000 लीटर में भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करो, ड्रिप इरिगेशन का यूज करो, प्रिसाइज फार्मिंग करो, प्रिसाइज इरिगेशन। तो अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स का आप यूज करो जो चाइना में हो रही है, इजराइल में हो रही है। ठीक है, उसके अलावा एक और इशू क्या है, एमएसपी क्या है, हेवीली सब्सिडाइज्ड है। आपको क्या एमएसपी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सब्सिडाइज है हेवीली। और अभी तो क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी तो सोलर पंप लगा दिए। अब सोलर पंप चालू कर दो आप, जैसी सन की रेस पड़ेगी चालू हो जाएगा। अनलिमिटेड ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर कर रहे हो आप इससे। तो ठीक है, इससे क्या होगा, वाटर का एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है। फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहा है, वो भी पॉल्यूट ही करना है आगे चल के, अगर रिवर्स रिवर्स में रन ऑफ होके जा रहा है। तो 60% ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड बाय वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक पैडी और शुगर केन। ठीक, तो हर तरीके से दिक्कत आ रही है। एक तो मिसयूज भी कर रहे हो आप ग्राउंड वाटर का, और ज्यादातर वाटर ये दो ही क्रॉप ले रहे हैं। तो इसके अलावा अब ये दो क्रॉप अगर ज्यादातर वाटर ले लेंगे तो बाकी क्रॉप्स के लिए कम बचेगा, लिमिटेड वाटर। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो एक अंदाजा है कि बाय 2050 इंडिया विल बी अ ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर वाटर इनसिक्योरिटी। एमपी का इसलिए नहीं डाला क्योंकि स्पेसिफिक डाटा कुछ मिला नहीं, पर एमपी में भी है, ऑल ओवर इंडिया दिक्कत आ रही, तो एमपी में भी आ ही रही है। ठीक है, अब अपने को फार्मर की इनकम डबल करनी है, तो वी मस्ट कल्टीवेट मल्टीपल क्रॉप्स एनुअली। सिर्फ इन दो पे फोकस नहीं करना है, व्हीट और राइस पे ही फोकस नहीं करना है। बट मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स ऐसा करते नहीं है। क्यों? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उसमें भी। क्या? एक तो आइडिया नहीं है, सबसे पहले लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। दूसरा, फिर लोग ट्रेडिशनल से इस तरफ शिफ्ट होने में, भाई इट रिक्वायर्स अ लॉट लॉट ऑफ एफर्ट, तो कोई इतना एफर्ट करना नहीं चाहता है। तो आप ये देखो इसके लिए सॉल्यूशन क्या था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये सिंचाई योजना जो की थी एग्रो मिनिस्ट्री ने, ठीक है, उसको फिर अलग अलग लॉन्च किया गया। तो क्या था, कोर स्कीम नहीं थी। तो मतलब क्या था, 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट देंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर एमपी ने भी इसको लागू करा, और यहाँ पर फिर लोगों को इरिगेशन प्रोवाइड कराएगा कृषि सिंचाई योजना के तहत। और आप ये देखो लगभग लगभग आप 128 हेक्टेयर ऑफ इरिगेटेड लैंड है एमपी में, बिकॉज ऑफ दिस स्कीम्स, आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या था, आपको इरिगेशन कवरेज बढ़ाना है, वेस्टेज ऑफ वाटर कम करना है। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रेटेजीज थी आपकी, 4 पिलर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो इम्प्रूव, अब ये सब आपके कोई काम का नहीं है, पढ़ लेना है। वाटर शेड डेवलपमेंट करना, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर मोर क्रॉप, वही सब एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो इससे आपने क्या करा, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा दी इससे। ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट में क्या करा आपने, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए, कि वाटर शेड एरियाज को आपने डिमार्केट करके इस तरीके से डेवलप करो कि पानी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। स्लोप वगैरह का भी यूज करा आपने, मतलब ज्योग्राफी का यूज करके आपने एरिया को डेवलप करना है। तो यही यही वाली बात हो गई कि आपने ओवरऑल क्या करना है, आपको एक तो इरिगेशन एरिया बढ़ाना है, ऊपर से आपको वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाना है। तो कृषि सिंचाई योजना में ये वाली बातें हो रही थी। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन में ये लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर जल शक्ति अभियान, जो अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई है गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक नई मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो जल जल शक्ति अभियान में भी आपने क्या करा है, इसमें भी आपने बातें क्या करी गई, वाटर को कैसे कंजर्व किया गया। ठीक है, संचय जल बेहतर कल। तो एमपी में भी क्या कर दिया, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को एमपी ने लागू कराया इसके लिए, इसके तहत कि अब आप वाटर हार्वेस्टिंग करो, घर में एनकरेज किया जा रहा है एमपी में कि आप वाटर हार्वेस्टिंग करो। जो रेनी सीजन में जो वाटर आ रहा है उसको आप नीचे स्टोर करके रख लो, ताकि आप वाटर स्ट्रेस सीजन में उसको यूज कर सको। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेनोवेशन, तो एमपी में इसमें लीड लेके काम कर रहा है एमपी, एमपी राजस्थानी वाले स्टेट। ओके, वाटर रिफ्यूज इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। ठीक है, जल जीवन मिशन भी चालू करा, हर घर जल, पाइप वाटर सप्लाई के लिए। ठीक, तो ये हो गया रूरल हाउस होल्ड में। ओके, अटल भूजल योजना, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इससे क्वेश्चन भी आ गया। आई थिंक प्रीलिम्स में भी आपको शायद इस पे क्वेश्चन आया, अटल भूजल योजना पे एक बार आ चुका है प्रीलिम्स में, आई थिंक आया है इस पे। ठीक है, तो इसमें भी क्या था भाई, जैसे ये ना अटल भूजल योजना मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए भी बोली क्योंकि ये ना बहुत लिमिटेड स्टेट में चालू हुई थी, और इसमें से एक एमपी भी है जहां पर ये स्टार्ट हुई है, तो इसलिए फिर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है अटल भूजल योजना। ठीक है, तो इसमें जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो कर रही है। अब यहाँ पर ये देखो वर्ल्ड बैंक की भी फंडिंग है इसमें। ठीक है, 50-50 बाय यूनियन एंड वर्ल्ड बैंक। एंटायर इंडिया के लिए नहीं है, सिर्फ 7 सिलेक्टेड स्टेट के लिए जहां पर एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज है। इसमें से एक हमारा मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट हुई है।
तो पंचायत लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट होगा एंड बिहेवियरल चेंज करना है आपको, लोगों को वाटर कंजर्व करने की बारे में बताना है और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट भी करना है आपको, कि जबरदस्ती आप सोलर पंप का यूज मत करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, इस टाइप से चीजें। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको एलोकेशन मिलेगा। अब इसके अलावा और भी जो चीजें हम अभी स्कीम पढ़ेंगे ना, आगे चल के एग्रीकल्चर स्कीम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, तो उसमें आप ऐड करते आना। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स चौथा इनपुट फर्टिलाइजर्स को देखना है कि इससे इशू क्या आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ओवरव्यू में आपको सब दे चुका हूं, है ना। अब उस ओवरव्यू को अब आपको ये वाली चीजें सिर्फ याद करने वाली है, इसमें कुछ कुछ फैक्ट हैं जो मैंने आपको सब समझा दिया है, तो अब थोड़ा सा जल्दी हम आई थिंक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको जल्दी निकालने में, है ना। मैन्योर और कंपोस्ट इज अ नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम फॉर्म्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो देखो एक चीज होती है मैन्योर और एक होता है फर्टिलाइजर। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिकली आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो मैन्योर हो गया वो चीज को। ठीक है, और अगर आप आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हो केमिकल्स के द्वारा, तो वो क्या हो गया फर्टिलाइजर। किसके लिए क्या काम करते हैं, क्रॉप्स को असिस्ट करते हैं, क्रॉप्स में जो डेफिशिएंसी वगैरह रह जाती है किसी भी न्यूट्रिएंट की, उसको पूरी करने के लिए या तो आप मैन्योर यूज करते हो फर्टिलाइजर। तो मैन्योर पूरा ऑर्गेनिक है, तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप यूज कर इसी को यूज करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करोगे तो फिर वो ऑर्गेनिक कैसे रहेगी। तो मैन्योर के कुछ फायदे हैं, कुछ डिसएडवांटेज है, फर्टिलाइजर के कुछ फायदे हैं, कुछ डिसएडवांटेज है। तो मैन्योर का क्या है कि मैन्योर कभी कभार आपको हो सकता है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन ना दे पाए। ठीक है, और फर्टिलाइजर तो आप बनाते ही ऐसे हो, केमिकल कंपोजिशन है कि कितना न्यूट्रिशन आपको पर ग्राम देना है, क्या क्या एलिमेंट इसमें ऐड करने हैं। तो उसके घाटे भी हो जाते हैं कि मिसयूज अगर आप करोगे तो वही वही जो एलिमेंट है वो सॉइल में जमा होना चालू हो जाएगा। समझ लो सोडियम की फास्फोरस की कमी हो रही थी, अब फास्फोरस फर्टिलाइजर दिया आपने, या आपने यूरिया फर्टिलाइजर दिया, अब भर भर के आपने डालना शुरू कर दिया जमीन में, तो बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा वो जमीन पे, तो उससे क्या होगा सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाएगी, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो फर्टिलाइजर के साथ सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अलग अलग यूरिया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो गया, फास्फोरस फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट इस पे सब्सिडीज दे रही है। तो क्या होता है सब्सिडाइज यूरिया के कारण एक्सेसिव यूज करते हैं, तो उससे दिक्कत क्या रही है आप लोग पढ़ लेना है, मैंने निकाली क्योंकि मेरे को पढ़ाने लायक ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देख लेना आप लोग, सॉइल एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूट करेंगे सबसे पहली बात तो। ठीक है, दूसरा सैलिनिटी बढ़ा देंगे, सॉइल की सैलिनिटी, इसीलिए सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब सब्सिडाइज यूरिया को पता क्या एक और दिक्कत आ रही है, सब्सिडाइज यूरिया को स्मगल भी कराया जाता है नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए। क्यों, क्योंकि जो आपकी अदर इंडस्ट्रीज है वहां पर डाई है, इंक है, कोटिंग है, प्लास्टिक है, ठीक है, कुछ सिंथेटिक मिल्क है, वहां पर भी यूरिया की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, ये वाला यूरिया उस इंडस्ट्रीज से खरीद के यहाँ यूज कर लेते हैं। तो आप देखना आए दिन जब आपका फार्मिंग सीजन आता है, सोइंग सीजन, तो आप देखोगे आए दिन ये शॉर्टेज ऑफ यूरिया हो जाता है। ठीक है, तो एक ये दिक्कत आ रही थी कि लोग ना इसका मिसयूज कर रहे थे, क्या जहां यूज होना चाहिए उसकी जगह इन सब में यूज करने लगे थे, एक ये इशू हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया, सब्सिडाइज यूरिया ऑल्सो स्मगल टू बांग्लादेश एंड नेपाल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई रेट मिल जाएंगे उसके, सब्सिडी यूरिया कंपनीज ने गवर्नमेंट से ले ली, फिर मार्केट में ना भेज के यहाँ भेज दिया, तो दोगुना पैसा कमा लिया आपने, गवर्नमेंट सब्सिडी भी ले ली, इनको भी भेज दिया, तो ये दिक्कत आ रही थी। तो इससे गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन भी बढ़ेगा। तो अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, आप ये देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, सॉइल हेल्थ कार्ड उठाया सबसे पहले तो, कि आप सॉइल में ये देखो, लोगों को जागरूक करना स्टार्ट करा। सॉइल हेल्थ कार्ड बताएगा आपकी सॉइल में किस किस न्यूट्रिएंट की कमी है और कौन से न्यूट्रिएंट है। अब अगर आपकी सॉइल में भर भर के यूरिया है तो और यूरिया फालतू में जबरदस्ती डालने का क्या मतलब, या कितना जरूरी है आपका सॉइल में यूरिया, किसके हिसाब से वो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड जो आएगा उसमें समझ में आ जाएगा क्वांटिटी कितनी डालनी है। तो किसान फिर लिमिटेड अमाउंट में डालेगा, जबरदस्ती फालतू डालेगा नहीं, तो मिसयूज बच जाएगा, सिर्फ यूरिया का नहीं और भी न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, आप क्या करो, तो सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी क्रॉप आप लगाओ अपनी सॉइल में, सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलेगा आपको, ये याद रखना आप। ठीक है, कौन सा सीड आप यूज कर सकते हो, फर्टिलाइजर, इरिगेशन मेथड, ये सारी चीजें आपको बता दिया जाएगी सॉइल हेल्थ कार्ड में। तो फार्मर्स की कितनी ज्यादा मदद हो जाएगी, आप सोचो, रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनको उस एरिया की, कि आप ऑफिशियल बुलाओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, वो आपकी सॉइल को टेस्ट करेगा और आपको एक कार्ड बना के दे देगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, इससे क्या होगा बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई ना, एक तो लिटरेसी भी बढ़ गई, दूसरा यूरिया का मिसयूज भी बढ़ गया, और आपको एग्जैक्टली समझ में भी आ गया कि किस तरीके से साइंटिफिक फार्मिंग करनी है। ठीक है,
अब उसके अलावा क्या करा आपने, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया करी, ये बहुत न्यूज में था आपको। नीम कोटिंग ऑफ यूरिया में आपने क्या करा, वो स्मगल करने से बचाने के लिए, कोई और इंडस्ट्री में यूज करने से बचाने के लिए अपन ने नीम मिला दी उसमें। अब नीम मिला दी तो अब वो किसी काम का नहीं हुआ किसी और के, अब तो आपको एग्रीकल्चर में ही लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये इनोवेटिव स्टेप लिया। ओके, तो फर्टिलाइजर इसमें मिलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ यूरिया टुवर्ड्स नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, और नीम क्लोटिंग स्लो डाउन द डिसोल्यूशन रेट ऑफ यूरिया इन द सॉइल। ये दो फायदे हुए, एक तो आपने स्मगलिंग बचा ली, और दूसरा क्या है, ये धीरे धीरे जमीन में घुलेगा। जब धीरे धीरे जमीन में घुलेगा तो लंबे समय तक ये यूरिया देता रहेगा जमीन को, अचानक से पूरा नहीं दे देगा। अचानक से दोगे तो पानी बलाया, पानी बहाया आपने, पता चला बह गया। अब अगर धीरे धीरे सॉइल को यूरिया दे रहा है तो क्वांटिटी कम लगेगी कि ज्यादा? कम लगेगी, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ा दी ना आपने। आराम आराम से सॉइल एब्जॉर्ब करेगी, लंबे समय तक देता रहेगा ये। तब आप क्वांटिटी में भी कम कर सकते हो यूरिया डालना। तो एक तीर से दो निशान है। ठीक है, अब आपने क्या करा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर अपने डायरेक्ट कंपनीज को देना स्टार्ट कर दिया। फर्टिलाइजर कंपनी को आपने सब्सिडी दे दी। कब? जब ये रिटेलर को सोल करा फर्टिलाइजर। तो आप इसमें पता है क्या होता है, जितना जितना यूरिया रिटेलर बेचेगा ना, उसके हिसाब से सब्सिडी आएगी वो फर्टिलाइजर कंपनी को। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे मेरी फर्टिलाइजर कंपनी है, मैं यूरिया बना रहा हूं, तो मैंने यूरिया बताया, मैंने बोला मैंने 100 टन यूरिया बनाया है, तो 100 टन के हिसाब से गवर्नमेंट में सब्सिडी बेच देगी। अब गवर्नमेंट को ये फर्क नहीं पड़ता मैंने कितना बनाया है, बात ये मैंने बेचा कितना। मैंने कितना बेचा कैसे पता चलेगा? मेरे अंडर में जितने भी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है, जहां से एक्चुअली यूरिया बिक रहा है, उसने कितना बेचा। क्योंकि यूरिया आपको आधार कार्ड पे मिलेगा। आधार कार्ड लगाया आपने, पता चलेगा आपके नाम पे इतना यूरिया गया, इतना यूरिया गया। अब गवर्नमेंट देख लेगी जितना यूरिया टोटल बेचा है उसके हिसाब से सब्सिडी दे दो। तो अब भैया जितना आप बेचोगे उतना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस का यूज हुआ। ई गवर्नेंस का यूज करके आपने गवर्नेंस को करप्शन फ्री करा, थोड़ा अच्छा करा, स्मूथ करा। ठीक है, ओके। अब देन गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्सिडी टू डायरेक्टली इनटू बैंक, ये हो गया। ठीक है, तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड। अब पेस्टिसाइड और वीडीसाइड के बारे में, वही जो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं पेस्ट। और वीडीसाइड मतलब होता है जो अनवांटेड पौधे वगैरह आ जाते हैं ना, अनवांटेड पौधे जो आसपास फसल के आसपास लगने लगते हैं, वो वीड्स होते हैं। और पेस्ट मतलब जो कोई डिसीज विसीज पौधों को लग जाए, आपकी क्रॉप को लग जाए, वो पेस्ट। इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स। ठीक है, तो अब इसको अगर आपको खत्म करना है, अब एक दिक्कत ये आती है, जो पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स रहते हैं ना, अगर ये केमिकल वाले रहते हैं, इनको आप केमिकल छिड़क के इनको मार देते हो, तो ये क्या करते हैं, इसके अलावा जो गुड सब्सटेंसेस भी रहते हैं सॉइल में, जो गुड बैक्टीरिया भी रहते हैं, उनको भी खत्म कर देते हैं। सब कुछ को खत्म कर देते हैं, तो इससे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये लॉन्ग एंड में आपको अभी तो लगेगा कि अच्छा है, चलो आप केमिकल से ये वीडीसाइड और पेस्टिसाइड खत्म कर दो, पूरी तरीके से खत्म करना डिजायरेबल नहीं है बायोडाइवर्सिटी के लिए, फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हर हर ऑर्गेनिज्म की एक अपनी सिग्निफिकेंस है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए अब आप क्या करो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्कीम स्टार्ट करी, कि आप होलिस्टिकली एकदम से पूरा खत्म भी नहीं करना है, ऑप्टिमम लेवल पे रखना है कि फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके लिए आपने क्या करा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करा। ठीक है, पढ़ लेना, कुछ ऐसा तो है नहीं इसमें। बोरिंग लग रही है क्या लेक्चर? आपको समझ में तो आ रहा है कि बच्चों, कुछ लग रहा है क्या ऐसा कुछ खास है इसमें? बताओ। पूरा ओवरव्यू हम पहले ही ले चुके हैं, अब तो सिर्फ स्लाइड पढ़ने वाला काम है, इसलिए तेजी से पढ़ रहा हूँ। जो मुझे समझाना था मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ चीजें। अब अगर कुछ नई चीज आएगी तो अपन इसमें पढ़ लेंगे, वरना आगे चलते हैं, क्या मतलब टाइम बर्बाद करने का आपका भी और मेरा इसमें। चलो ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये इतना सारा मैटर है ना, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो आप एक अच्छा आंसर लिख लोगे। ठीक है, अब जैसे 2019 में मोनसैंटो और उसकी पेरेंट कंपनी बायर, ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है बायर, और क्या कहते हैं मोनसैंटो भी, अ, उनने क्या करा, दे फाइल्ड, मोनसैंटो कंपनी फाइंड इन यूएस फॉर देयर वीडीसाइड हर्बिसाइड ग्लाइकोफॉस्फेट। ठीक है, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट का आपने नाम सुना होगा। ग्लाइफोसेट ने क्या करा, वीट को मारना शुरू कर दिया, एक वीडीसाइड है ग्लाइफोसेट। ठीक है, तो उसने क्या, वो कैंसर करा रहा था। ठीक है, दिस वीडीसाइड इज ऑलरेडी बैंड इन पंजाब, केरला एंड सिलेक्टेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एक ये केस आ गया कि भाई इस टाइप के अगर आप केमिकल्स यूज करोगे तो आपके लिए भी नुकसानदायक है, कैंसर भी करा सकते हैं। तो यूजुअली हमको क्या करना है, वीडीसाइड और हर्बिसाइड को ज्यादा यूज ना करके, अभी क्या होता है किसान ना
भर भर के डालते हैं वीडीसाइड वगैरह भी, तो उनकी हेल्थ को भी दिक्कत आती है और बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ को भी दिक्कत आती है। तो आप इसका बेटर यही है कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कि भाई आपको वीड को पूरी तरीके से खत्म मत करो, ऑप्टिमम लेवल पे रखो ताकि उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे और आपका काम हो जाए, तो उस लेवल का ही आप डाल पाओ ये सारी चीजें। तो ये चल रहा है इसमें। तो इसके लिए आपको क्या है, एक परंपरागत कृषि विकास योजना, क्या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो, क्योंकि भाई आपने ये देखा केमिकल से बहुत सारे नुकसान हो रहे हो हेल्थ को। तो देखो डायरेक्टली वीडिसाइड अभी आपके हाथ में पड़ गए, आपकी स्किन से कांटेक्ट हो रहा है तो कैंसर करा रहा है, जैसे ग्लाइफोसफेट। अब जो सॉइल में एब्जॉर्ब हो रहा है जितना, ठीक है, वो क्या करेगा गॉड नोस, है ना, उसके क्या इफेक्ट आने वाले हैं अभी नहीं, आपको 20-25 साल बाद पता चलेगा। तो इन सब, भाई हर केमिकल के साइड इफेक्ट है। तो अगर आप ज्यादा पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड ये ज्यादा डाल रहे हो तो क्या कर रहे हो आप आगे चल के यू आर इनवाइटिंग टू ट्रबल। खाने में तो जाएंगे ही, और ये भले ही माइन्यूट क्वांटिटी में जाए, हाँ फूड चेन में आएंगे तो ले दे के एनवायरमेंट की बैंड बजाने वाले हैं। तो उनको कम करने के लिए हमने परंपरागत कृषि विकास योजना स्टार्ट करी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को पुश करा। और एमपी में भी फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसी योजना के तहत काफी पुश किया गया एमपी गवर्नमेंट ने भी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता जा रहा है एमपी इकोनॉमी के लिए अब धीरे धीरे। एमपी ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी तेजी से ग्रो कर रही है एमपी में। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रही है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जहां पर आप केमिकल्स और जहां पर आप मैन मेड केमिकल्स का यूज ना करो, सिर्फ एनवायरमेंट ने जो आपको प्रोडक्ट दिए हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल सर्विसेज है, उसका यूज करके आप फार्मिंग करो, तो वो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। तो मतलब आप ये हर्बिसाइड वीसाइड वगैरह यूज नहीं करो इसमें, उसके लिए आप मैन्योर यूज करो, कंपोस्ट यूज करो, तो जो आपको दे देंगे क्या, फर्टिलाइजर का काम करेंगे। और हर्बिसाइड वीडिसाइड के लिए आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करो कि ऑर्गेनिकली आप ऐसी चीजों को ढूंढो जो इसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल इनपुट। इससे क्या होगा, अब आपके इससे जो इनपुट है, इससे जो फसल आएगी वो केमिकल फ्री आएगी ना, तो वो पौष्टिक रहेगी, एटलीस्ट आपको ये तो पता रहेगा उसमें कुछ केमिकल्स नहीं मिले। तो इसलिए ऑर्गेनिक, इससे एक घाटा पता क्या है, पर आप अगर फर्टिलाइजर का जैसे ये सब यूज नहीं कर रहे, मैन्योर के साथ भी दिक्कत एक ये है कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ाते। तो अगर आप इन सब का यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी खेत से। तो इसलिए आपने देखा होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं। क्यों महंगे आते हैं, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। और दूसरा, इसको करने के लिए आप ये सोचो, ये सब नहीं कर रहे हो, अगर आप केमिकल इनपुट्स वगैरह नहीं दे रहे हो, तो कितनी केयर और डिवोशन देना पड़ेगा आपको उसमें, है ना, कितना लेबर यूज होगा, तो उन सब का भी तो कॉस्ट जुड़ेगी। तो इसलिए ये प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रीमियम। और दूसरी बात, अब इसको आपने प्रीमियमनेस से, अब आपकी मजबूरी भी है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो तो खरीदेंगे। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, अगर कोई चीज की प्रीमियम है और आपको लग रहा है आपको जरूरत है, ठीक है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हो, लोग देंगे। तो ये इसके कारण थोड़े महंगे हो जाते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करो आप इसमें। ठीक है, तो नोडल एजेंसी क्या है, एग्रो मिनिस्ट्री कोर स्कीम है, तो ये सब छोड़ दो। परंपरागत कहने का मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग थी ये। ठीक है, अब इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है इसके, इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ये थोड़ा सा अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लिखने आए ना, तो ये 2-3 पॉइंट आप लिख देना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक तो इकोलॉजिकल बेनिफिट आएंगे। और ये ना आपको मैं बता रहा हूँ, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आपसे पूछ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी में पूछ सकते हैं, एमपी इकोनॉमी में पूछ सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैंने आपसे बोल दिया रिलेटेड टू एमपी या रिलेटेड टू इंडिया, बात तो एक ही है। तो 1 मिनट, हेलो, आ रहा, अच्छा, ये हो गया। 1 मिनट आप इसको पढ़ो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। धन्यवाद। अब ये वाला पार्ट तो फटाफट फटाफट खत्म होने हैं, जो मेन पार्ट था बंद कर दिया मैं।
हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट ये सच में नहीं है कुछ इसमें, तो आगे बढ़ो। अब ये देखो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप बात करोगे तो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दो बेनिफिट्स में देख लिया। अब इकोलॉजिकल बेनिफिट में जो जो समझ में आ रहा है अभी आप एनवायरमेंट में भी पढ़ोगे, तो जो जो अच्छी चीजें हैं आप सब लिख सकते हो। और इकोनॉमिकल में भी भाई सबसे मेन इकोनॉमिक बेनिफिट इसका ये है कि ये आप प्रीमियम प्रोडक्ट हो गए, तो यहां पर आपको ना पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो इनकम अगर आपको फार्मर्स की बढ़ानी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा वो है आपके पास। हम्म 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 बिल आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, जो फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह के लिए आप इंपोर्ट दे रहे हो, मतलब जब आप चीजें खरीद रहे हो इंपोर्ट जो आप रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए खरीद रहे हो वो कम हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो आपका बिल कम हो जाएगा। ठीक है, और आपके प्रीमियमनेस बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा। तो ये अच्छी चीज है एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कमांड हायर प्राइसेस among the health conscious buyers from developed countries, तो more export, less current account deficit, more farmers income, less use of chemical fertilizer, government यूरिया सब्सिडी बिल will decline, तो फिजिकल डेफिसिट इंप्रूव होगा। ठीक, इकोलॉजिकल बेनिफिट में लैंड यूज ऑफ लेस यूज ऑफ केमिकल्स, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट रहेगी, लेस सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। आप जो अच्छी अच्छी बातें हैं, सिर्फ ये तो एक एग्जांपल है, इसको आप एलाबोरेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा, आप अभी जैसे ये पढ़ रहे हो इकोनॉमी, आप एनवायरमेंट के लेक्चर्स भी पढ़ोगे, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ोगे, ओके, आपको ना अब जैसे इस टाइप के जो आंसर आएंगे उसमें आपको चार छह चीजें अलग से डालनी भी पड़ेंगी, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है आपका। जीरो बजट नेचुरल, जीरो बजट मतलब कि जहां पर आपकी इनपुट कॉस्ट ना आए और चीजें नेचुरल हो, तो एक स्टेप और आगे हो गई कि मतलब आपको आसपास के अवेलेबल अवेलेबल चीजों से ही फार्मिंग करनी है। हाँ, एग्रो इकोलॉजी बोल दो। ठीक है, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट मीन्स विदाउट यूजिंग एनी लोन, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन परचेज ऑफ इनपुट, जैसे कि सीड्स और फर्टिलाइजर, इनको बिना खरीदे आप एक फार्मिंग की कोशिश कर रहे हो, वो है जीरो बजट, और वो नेचुरल रहेगी, ऑब्वियसली नेचुरली करनी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही। आगे चल के एक और कॉन्सेप्ट कर दिया आपने फाइल, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कि भाई आपको कोई इनपुट भी नहीं लेना, आप इनपुट खरीदना नहीं है, तो विदाउट नेचुरल फार्मिंग मींस विदाउट केमिकल्स, सो बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर, अर्थवॉर्म, काऊ डंग, तो मतलब आपके खेत के आसपास जो चीजें उपलब्ध हैं नेचर में, उन्हीं को यूज करके आपको आगे बढ़ना है। ओके, ये भी अभी हॉट टॉपिक है आपके एक्चुअली। देखो इन सब टॉपिक्स को ना आप इंडियन इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी आ रहा है कुछ, ये क्या है, कुछ आप इनको आप ये बोलो फॉर्डर पॉइंट्स है। फॉर्डर पॉइंट ऐसे कि कभी आपको कभी आंसर में कुछ कमी पड़ जा रही है कि कुछ इनिशिएटिव नया लिखना है, तो फिर आप उठा के ये वाली चीजें आंसर में डाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है एज इट इज से क्वेश्चन ना आए, बट एक बैक ऑफ द माइंड अगर आपको लगेगा कि हाँ इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो एक आध चीजें उठा के आप डाल सकते हो आंसर में। इट सेव्स फार्मर्स फ्रॉम डेट फ्री ट्रैप एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी। हाँ, इंडियन इकोनॉमी में तो आपसे एज इट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे सीधे 5 मार्कर पूछ भी सकते हैं। अभी तक तो दिखा नहीं मेरे को, हाँ आया भी होगा तो। हाँ, प्रैक्टिस फर्स्ट स्टार्टेड इन कर्नाटका बाय सुभाष पालेकर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आर ऑल्सो फ्रंट रनर। आंध्र प्रदेश में तो अभी जो सीएम है उनके, आंध्र प्रदेश के करंट सीएम, वो भी उसको काफी जोर दे रहा है। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काफी जोर दिया जा रहा है अभी एमपी में। ओके, ना कि इस पे। अब लिमिटेशंस, अब यहाँ पर ना कुछ चीज आप याद रखना कि अगर आप पैशनेटली सपोर्ट भी नहीं कर सकते एकदम ऑर्गेनिक फार्मिंग का या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, क्यों नहीं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो है कॉस्ट नहीं है। नहीं, नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन भी नहीं, ना कॉस्ट। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत कम है भाई। श्रीलंका ने क्या करा था, अभी श्रीलंका ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया था, श्रीलंका ने कुछ साल पहले, 2-3 साल, 2 साल पहले करीब करीब, कि आज से सारी श्रीलंका ऑर्गेनिक कंट्री, श्रीलंका में आप फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करोगे, सब बंद। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया, ये सब चीज है, और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ गए।
एंड रिजल्ट क्या निकला भाई? ना फार्मर को ट्रेनिंग दी आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ठीक है, कैसे करी जाती है, क्या करा जाता है, कुछ भी नहीं बताया आपने, रातों रात फरमान जारी कर दिया। क्या होगा इससे भाई? एक तो कुछ लोगों को आती भी होगी तो यील्ड बहुत कम रहती है। फूड इन्फ्लेशन बहुत महंगा, मतलब भुखमरी फैल गई श्रीलंका में लिटरली अभी के टाइम पे। तभी तो उसी भुखमरी के कारण जो अभी रेबेलियन हुआ श्रीलंका में, आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए, फोटो खिंचा रहे हैं, राष्ट्रपति का खाना वाना खा लिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एंड रिजल्ट यही निकला इस तुगलकी फरमान का कि इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया, कंट्री में खाने नहीं बचा। और जब तक श्रीलंकन गवर्नमेंट को रियलाइज होता कि बहुत बड़ी गलती कर दी, और फिर भर भर के उनने फर्टिलाइजर वगैरह इंपोर्ट करना स्टार्ट भी कर दिए कि लोगों को दिया जाए ताकि लोग नॉर्मल फार्मिंग कर पाए, तब तक चीज बहुत लेट हो गई थी सिचुएशन। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो नई फसल भी ना किसान नया नई वो लगाएगा, नया नई फसल लगाएगा नए सीजन पे, जो आपके बीच के 6 महीने हैं वो तो गए पूरे। तो इस चक्कर में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो अगर आप इस टाइप का अगर कर दोगे कि आज से पूरा हम ऑर्गेनिक ही कर दिया, तो प्रोडक्टिविटी इतनी कम है कि आप जो नीड है पॉपुलेशन की उसको फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। एक तरफ तो हम हाई यील्डिंग क्रॉप की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। तो हमको बैलेंस करके चलना है कि धीरे धीरे इस पे आओ, धीरे धीरे ऐसे स्टेप लो कि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए। ग्रेजुअली मूव करना है हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर, एकदम से नहीं करना है कि एकदम से आप करके पता चला प्रोडक्टिविटी खत्म। तो आइडिया ये है। तो लिमिटेशन सबसे बड़ा ये है कि यील्ड बहुत कम है, लोअर देन कन्वेंशनल केमिकल बेस्ड फार्मिंग, तो डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस ऑफ सीजन क्रॉप यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों? क्योंकि सीजन पे डिपेंड है, तो ऑफ सीजन फार्म आप क्रॉप लगा ही नहीं सकते हो। तो फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, आप श्रीलंका का एग्जांपल दे सकते हो। ओके, उसके अलावा शेल्फ लाइफ, कलर, टेक्सचर वगैरह भी काफी अजीब सा रहता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, आपने देखा हो तो। देखने में वो लगेंगे, वैसे नहीं दिखेंगे चमचमाते हुए कि आपको मन करे खा लो उसको, भले ही न्यूट्रिशनल है, बट अट्रैक्टिव कम रहेंगे, तो लोग इस चक्कर में बचते भी हैं इससे। और ये होता भी है, जो चीज नुकसानदायक रहती है सबसे ज्यादा हम उसी पर अट्रैक्ट करते हैं। चिप्स चिप्स के पैकेट बनाती हुई इस तरीके से है कि अंदर भले ही कुछ भी कचरा भरा हो, पर आपको खाओगे तो हेल्थ के लिए तो नुकसान करेंगे। ठीक है, फार्म मैकेनाइजेशन में एक और, अब फार्म मैकेनाइजेशन क्या है? फार्म मैकेनाइजेशन मतलब कि आपको ऐसे इक्विपमेंट का यूज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, बड़े बड़े जो फार्म इक्विपमेंट है उनको यूज करना। तो फार्म मैकेनाइजेशन भी एमपी में भी बहुत कम है, ऑल ओवर इंडिया भी कम है और एमपी में भी काफी कम है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, ये महंगे आते हैं। तो कॉस्ट कितनी ज्यादा रहती है ट्रैक्टर खरीदने की, हार्वेस्टर खरीदने की? तो यहाँ पर आप हर एक नॉर्मल अपनी लैंड होल्डिंग मेटल क्या है, मार्जिनल स्मॉल और मीडियम फार्मर ही 89% से ऊपर लैंड होल्डिंग है। मार्जिनल स्मॉल और सेमी मीडियम ही 80% से ऊपर कंस्टिट्यूट करते हैं, 80-85% से ऊपर। तो अब इतनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है तो क्या करेगा कोई ट्रैक्टर खरीद के? कहाँ से खरीद पाएगा? कहने की बात तो यही है। तो फार्म में इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं बन पाती, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर लो फार्म मैकेनाइजेशन है, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं बन पाएगी, तो आपको जो एक्स्ट्रा फायदा होगा, जो आप माइलेज निकाल पाओगे, उससे वो निकाल नहीं पा रहे हो। बल्कि जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएस मैंने आपको बताया था, वहां एकर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स कंपनी के पास फार्म रहते हैं। तो वो क्या करती है, आपने देखा होगा अगर मूवीज में, तो कार्गो प्लेन से फर्टिलाइजर छिड़क देते हैं। कार्गो प्लेन आता है, वो लेके जाता है। अब एमपी का किसान ये सोच सकता है क्या? या ड्रोन्स को यूज करते हैं। पर अब धीरे धीरे ये हो रहा है, एमपी में भी क्या हो रहा है, ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं जो ड्रोन से आपकी दवाई छिड़कवा रहे हैं। धीरे धीरे वो भी अभी कॉस्टली है, बट अब वो ज्यादा, अब उनको आप गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, उनको सपोर्ट देगी, तो फिर फार्मर के लिए एक अफोर्डेबल कॉस्ट में आप वो ड्रोन से फर्टिलाइजर छिड़कवा पाओगे। ठीक है, या आप कुछ कुछ लोगों को ऐसा इनकरेज, ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं जो ट्रैक्टर किराए पे दे रहे हैं। अब जो छोटे छोटे किसान है उनको एक ऑप्टिमम रेट पे ट्रैक्टर किराए पे मिल जाए, तो इस टाइप के अब स्टार्टअप आ रहे हैं। तो अब फार्म मैकेनाइजेशन में ये स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, फिर उन स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है कि ताकि आप सरवाइव कर पाओ जब तक आपको एक बेस नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ी कंट्रीज में क्या होता है, फार्म मैकेनाइजेशन बहुत हाई है, तो इसके कारण उनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और लेबर कॉस्ट तो बहुत ही कम हो गई। भाई एक ट्रैक्टर एक आदमी चलाएगा, कितनी बड़ी जमीन काट देगा एक दिन में, जबकि उसको अगर हाथ से कटवाओगे हार्वेस्टर, कितनी सारी जमीन काटेगा नॉट ट्रैक्टर। और अगर आप हाथ से काटोगे तो कितना टाइम लगेगा? अब थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में कितने मजदूर चाहिए, तो उन सबका पूरा खर्चा बच ही जाता है। ठीक है, तो फार्म मैकेनाइजेशन के फायदे, इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर आपको बनानी है तो इट मींस द यूजेस ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, लैंड लेवलर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, रीपर्स, इतनी सारी ये जो फार्म मशीनरी होती है उनका यूज करना। ठीक है, तो वही वही वाली बात होगी कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड लेबर बाय इंक्रीजिंग वर्क आउटपुट पर यूनिट टाइम। समझ में आया ना, वही वर्क आउटपुट पर यूनिट टाइम। एक घंटे में कितना काम हो रहा है, एक लेबर एक घंटे में कितना काम कर रहा है,
और एक मशीन कितना काम कर रही है, तो प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी मशीन की ज्यादा रहेगी। तो क्या रहेगा, 1 घंटे में ज्यादा काम हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी क्या, पर यूनिट टाइम वर्क आउटपुट बढ़ गया ना। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल यूथ इन प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड रिपेयरमेंट एंड मैकेनिक। तो एक क्या होता है, हर चीज का एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा फार्म मशीनरी खरीदोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप होगी। दूसरा, वो खराब भी होगी तो क्या होगा, मैकेनिक वाले लोग रहेंगे, उनको भी काम काज मिलना चालू हो जाएगा, रिपेयर वगैरह वाले लोगों को। टायर वायर इंडस्ट्री उससे रिलेटेड, मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट इकोनॉमी में बहुत होते हैं। अब एमपी के फार्म मैकेनाइजेशन का डाटा मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे मिलता है इसका तो मैं आपको देता हूँ, वरना ये जेनरिक पॉइंट है जो आपको लिखने ही है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या इनपुट देख लिए और क्या क्या चीजों को देखा। पहला हमने देखा लैंड, ठीक है, लैंड से समस्याएं को देखी, इश्यूज को देखा और सॉल्व करा। ठीक है, तो देखो उसके बाद अपन ने सीड्स देखे, फिर वाटर, मतलब वो इरिगेशन वाला पार्ट देखा अपन ने, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर्स देखा। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, और अब क्या देख रहे हैं, फार्म मैकेनाइजेशन। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो फाइनेंस है। ठीक है, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे भी, कि फाइनेंस मिल रहा है कि नहीं। तो फार्म मैकेनाइजेशन में इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखो। अब जैसे कि दो चार टेक्निकल शब्द है, जैसे ये देखो, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी, कैपिटल कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। थोड़ा भारी भरकम से शब्द है ना। कैपिटल, और बट ये फैंसी टाइप के शब्द हैं, अगर याद रहते हैं तो ये आपका वजन बढ़ा देता है आंसर का। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, बट थोड़े कैपिटल ऑगमेंटिंग, मैंने जो आपको बात बोली ना, उसको टेक्निकल टर्म्स में मैंने इसको बोल दिया कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि इन द एंड आपका पैसे ही बच रहा है। ठीक है, अलाउस कैपिटल एसेट्स मशीनरी टू बी मोर प्रोडक्टिव, जैसे कि वुडन प्लॉ रिप्लेस्ड विद स्टील प्लॉ। ठीक है, मोर स्टडी रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस लेस रिपेयर्स तो रेजिस्टेंस टू वाटर फंगल अटैक्स। तो ये क्या हो गया, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हो गई, कि मतलब आप क्या करो, अपडेट, जैसे सॉफ्टवेयर में अपडेट आते हैं एक के बाद दूसरा वर्जन, एंड्रॉइड का पता चला अभी कोई वर्जन चल रहा है, फिर नया वर्जन आएगा, फिर नया वर्जन आएगा, विंडोज 11 12 जितनी भी आती रहती है, क्यों, कुछ कमी रहती है उसको आप आगे कम कर लो चीजों में। तो जैसे आपकी कोई मशीनरी है, उस मशीनरी में अगर कोई वो है क्या, खराबी या कोई अपग्रेडेशन वाला ऐसा पॉइंट है कि जिससे आप और कॉस्ट कम कर सकते हो, कॉस्ट ही कम करना है आपको, या लाइफ कॉस्ट का एक, या तो डायरेक्टली आप सस्ता कर दो या उसकी लाइफ बढ़ा दो। तो जैसे दोनों में से कोई भी चीज अगर हो गई है तो वो कैपिटल ऑगमेंट कर रही है आपकी। तो इस टाइप से है। उसके अलावा एक और चीज जो है, जैसे मनरेगा स्कीम जो है, मनरेगा स्कीम, द पंजाब हरियाणा फार्मर्स आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फार्म लेबर इन पीक सीजन एंड फोर्स टू हायर हायर वेजेस, तो मैनी ऑफ दोस फार्मर ऑप्टिंग फॉर मशीनरी टू रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट। अगर आपको, जैसे आप ये बताओ, सोयाबीन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है सोयाबीन में, एक और तो प्रोडक्टिविटी अगर भर भर की हो भी गई तो कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलते। तो अब अगर फार्म मैकेनाइजेशन आपने कराया तो फिर वो दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी। बट ऐसा है कि फार्म मैकेनाइजेशन में अपन को जोर इस पे देना है कि चलो ठीक है, फार्म मैकेनाइजेशन एक लिमिट तक जरूरी है, पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारी, आप अगर ज्यादा मैकेनाइजेशन कर दोगे तो फिर लेबर फोर्स कहाँ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट इसलिए थोड़ा पीछे पड़ा हमने, कि चलो ठीक है जरूरी है, बट अभी इसके स्टार्टअप्स आ रहे हैं कुछ कुछ, तो वो आपको किराए पे चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, और चैलेंजेस में भी देखो, इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अकाउंटिंग फॉर 1/3 ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। बट ट्रैक्टर्स क्या हो रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में 1/3, बट एक्सपोर्ट हो जाते हैं इंडिया में कहाँ बिक रहा है ज्यादा। 80,000 ट्रैक्टर एक्सपोर्टेड एवरी ईयर टू अफ्रीका एंड एशियन नेशंस। ठीक है, बट विद इन इंडिया यूटिलाइजेशन इज लो। तो इंडियन फार्म मैकेनाइजेशन इज, हाँ अब धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है इसमें, आगे आ रहे हैं स्टार्टअप धीरे धीरे, ड्रोन ड्रोन का भी यूज हो रहा है अब तो। ठीक है, तो दे लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू ओन। तो यहाँ पे आप अपने विवेक से दो चार पॉइंट लिख के आगे बढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज का, हुआ है फाइनेंसेस, व्हाट अबाउट फाइनेंसेस।
ठीक है। तो फाइनेंसेस का भी अगर आप बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई टाइम पे लोन मिल जाए उनको, वरना किसान क्या करता है, साहूकारों से लोन ले लेता है अनाप शनाप रेट पे और फिर वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि देखो दोनों तरफ के होते हैं, कई बार किसान लोग भी क्या करते हैं, पैसा ले लिया और चुकाया नहीं, जैसे साहूकारों से भी ले लिया और नहीं चुका रहे हो, तो दोनों टाइप की सिचुएशन बनती है। पर ज्यादातर ये होता है इनका एक्सप्लॉइटेशन ही होता है अगर ये मार्केट से पैसा लेते हैं तो, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कोशिश कर रही है अब मार्केट से पैसा ना लेना पड़े ताकि ये डेब्ट ट्रैप में ना फंस जाए। वरना आपने देखा होगा पुरानी इंडियन मूवीज में जमींदारों ने, तो आप तो जमींदारों ने पता चला आपने किसी से साहूकार से उधार लिया पैसा, अब आपको इतना ब्याज चढ़ता गया कि जैसी फसल आती थी साहूकार क्या करता था, आपने फसल काटी अपना ट्रैक्टर लेके गया भर के ले गया, एक बार दो बार 10 बार पूरा यही चल रहा है, आपको कुछ बच ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि उसका ब्याज ही खत्म नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने जब एपीएमसी एक्ट निकाला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग मंडी जो है, मार्केटिंग कम्युनिटी है ना एपीएमसी, ये जो एक्ट निकाला, इसमें गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आप फार्म गेट से कोई फसल नहीं खरीद सकता, ताकि ये जो साहूकार नोटोरियस गेम खेल रहे थे ना कि किसान की फसल भी नहीं आ पा रही और ले जा रहे हैं औंधे पौधे दाम में, ये सब ना कर सके। इंडिया में बहुत बढ़ गया था ये वाला ये मेनस, तो इसलिए अब इलीगल कर दिया कि फार्म गेट से कोई ये फसल नहीं खरीद सकता, उसको मंडी आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मंडी में सरकार है, अब करके दिखाए कोई ये गेम। तो पर अब टाइम के साथ ये चीज आउटडेटेड हो गई, उस टाइम पे बहुत जरूरी थी, बट अब जरूरी नहीं है, अब क्योंकि किसान खुद इतना जागरूक हो गया है। आपको लगता है कि कोई इतना साहूकार में इतनी दम है कि कोई किसान के आके उठा ले सामान? बिकॉज गवर्नमेंट इज एक्टिवली परसुइंग पॉलिसीज फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर। वन एफआईआर इज इनफ फॉर यू टू लैंड यू इन ट्रबल, और पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर नाउडेज। और सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का यूज इतना ज्यादा है कि अगर आप किसी के साथ इनजस्टिस करोगे तो उसके पास बहुत सारे स्कोप है गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर प्रोड्यूस लिटिल मार्केबल सरप्लस, क्योंकि मेजोरिटी में यही है, इतना हो ही नहीं रहा है, तो एंड ऑफन डिप्राइव्ड ऑफ रेम्यूनरेटिव प्राइसेस इवन ड्यूरिंग बम्पर क्रॉप। ठीक है, सो विदाउट बोरिंग दे कैन नेवर बाय इनपुट्स फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो किसान क्रेडिट कार्ड का भी जो इस्तेमाल किया गया वो क्यों किया गया? इन्हीं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड में आप क्या करते हो, किसान के पास क्रेडिट की लिमिट रहती है, वो एटीएम जैसे पैसा निकाला और पैसा उसमें से आ जाएगा, एक जिसका लैंड जितना है उसके हिसाब से उसकी लिमिट रहती है, ताकि वो इनपुट खरीद सके, जब उसकी फसल आएगी तो अपना फायदा उठा के वो वापस कर दे पैसा, तो बहुत कम कॉस्ट पे 2-4% पे मिल जाता है उसको शॉर्ट टर्म लोन। कितनी अच्छी चीज आती फार्मर्स के लिए। तो ये इसको इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए चालू क्या किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड। और भी अलग अलग स्कीम्स हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ही जैसे अपनी जो बात को अगर डाटा से सब्सटेंशिएट करना है तो ये देखो, इनवर्स रिलेशन बिटवीन लैंड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग एंड इनडेप्टनेस ऑफ फार्मर। आपने कभी देखा है जिसके पास 100 एकड़ जमीन है वो रो रहा है कि यार खर्चा ही नहीं चल रहा हमारा, या मार्केट से पैसा उठा रहा है? तो इनवर्स रिलेशन ही ना, कम लैंड होल्डिंग रहेगी तो ज्यादा कर्जा है, और ज्यादा लैंड होल्डिंग है तो ऑब्वियसली कम कर्जा रहेगा। ठीक है, तो ये मार्जिनल स्मॉल और सेमी मीडियम फार्मर्स, ये अपन ने देखा था 87%, तो ये यहाँ पर बहुत जरूरी है उनको ये लेने की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरा लोग गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म स्टार्ट करा है। वहां पर आपको ये प्रायोरिटी सेक्टर से जहां पर लोन की बहुत जरूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर, वुमेन्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, तो उनको आपको ना अपने जो जो भी बैंक लोन दे रहे हैं उसका करीब करीब 40% आपको इस टाइप के लोगों को देना पड़ेगा। तो जैसे अगर एसबीआई को 100 रुपए का लोन देना है किसी को, तो उसको 40 रुपए का ये प्रायोरिटी सेक्टर वाले लोगों को देना पड़ेगा, तब जाके वो 60 रुपए का यहाँ दे पाएगा। ठीक है, तो 10% रखा है प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म एग्रीकल्चर का, 8% आपको मार्जिनल फार्मर्स को देना है, और स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को आपका 8% लोन जाना चाहिए। तो इस टाइप से, तो ऐसे में क्या करा गवर्नमेंट ने, ये मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल रहते हैं ना, एक क्वांटिटेटिव रूल टूल और एक क्वालिटेटिव रूल, क्वालिटेटिव टूल और क्वांटिटेटिव टूल। तो क्वालिटेटिव टूल का एक ये पार्ट है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट पुश कर रही है किस जगह पे पैसा भेजना है उसको। ठीक, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करा ताकि बैंक आके आगे आके वो अपना चीजें दे सके, और किसान क्रेडिट कार्ड, इस टाइप से चीजें। आई थिंक दैट्स इट। कल हम देखते हैं एग्रीकल्चरल स्कीम्स और हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर स्कीम से खत्म हो जाएगा। एक क्लास में अपन एनिमल हस्बेंड्री भी देखेंगे, एक या दो क्लास, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर हमारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आई थिंक इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन में। चलो तो फिर कल मिलते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है क्या, है ना? अब बात ये है कि ये जो स्लाइड्स आपको मिल गई है ना,
इसमें आप नोट्स बना लो या इसको बार बार पढ़ो, याद करने की कोशिश करो, ताकि आप याद भी क्या, आप ना इससे अगर क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करो। ये जो डाटा है ना, अब इसको यूज तभी कर पाओगे आप जब आप आंसर लिखोगे। अब आप इससे आंसर लिखो, ठीक है। तो ओके, नो डाउट राइट, कोई डाउट नहीं है ना? खत्म करें क्लास आज की? चलो ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय।